दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूल नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर स्कूल नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत में फीस बढ़ाता है तो उसे सिर्फ शिक्षा निदेशालय को सूचना देनी होगी, उनसे अनुमति मांगने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है। हालांकि अगर स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में, सेशन के बीच में अगर फीस बढ़ाना चाहें तब आपको DOE की मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट्स ने पेरेंट्स को राहत देते हुए यह भी कहा है कि स्कूल पुराने सालों की बढ़ोतरी जो हुई है फीस की वो बकाया नहीं वसूल सकते, एरियर नहीं वसूल सकते, क्योंकि 2016-17 का ये मामला है। तो तब से लेकर अब तक अगर कोई नुकसान हुआ है या कोई प्रेशर आया है स्कूलों पे तो उसकी वसूली नहीं होगी, बल्कि 2027 से जो सेशन शुरू होगा वहीं से ही आप बढ़ी हुई फीस लागू कर सकते हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट का ये आदेश कई प्राइवेट स्कूलों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए आया है और दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की प्रेसिडेंट अपराजिता जी गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स हाईकोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। अपराजिता मैम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, कैसे देख रहे हैं आप लोग हाईकोर्ट के इस फैसले को? दीपक जी, ये जो फैसला आया है ना, तो मैं बोलूं कि व्हाट्सएप में जैसे बहुत सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, सभी ग्रुप्स में पेरेंट्स में एक तरह से पैनिक अटैक आ चुका है। सभी पेरेंट्स को टेंशन है, क्योंकि बेशक इस फैसले ने कुछ भी कहा है हाई कोर्ट ने कि प्रीवियस ईयर का आप एरियर नहीं ले सकते, ये वो रियलिटी ये है, स्कूल आज भी बड़ी भी फीस मांग रहा है। 27 से अगर एप्लीकेबल है तो आज यानी कि प्रायर अप्रूवल वाला एप्लीकेबल होना चाहिए। बट समस्या यही है, पेरेंट्स की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो मैं अपनी बात आगे, इस बात को एक शेर से कंटिन्यू करना चाहूंगी कि मैं माफी चाहूंगी। जी। मैं एक शेर कहना चाह रही थी, मैं भूल गई। वो जिसके हाथ का खंजर मेरी तलाश में था, उसी को दोस्त समझ के लिपट गया हूं मैं। यहाँ जो मैं है वो पेरेंट है और जिसके हाथ में खंजर है वो शिक्षा विभाग है। देखिए, जो भी कोई केस चल रहा होता है कोर्ट में और शिक्षा विभाग पेरेंट्स की तरफ से कोई अगर दलील रखता है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि मुझे कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट स्ट्रांगली मेरी बात उठा रहा है। बट आप एक चीज और देखेंगे, तो आपको लग रहा है मैम कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन या डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने दलीलें वो पुख्ता तौर पर नहीं रखी जिसकी वजह से ये स्कूल्स के पक्ष में फैसला किया? जी बिल्कुल। आप देखिए ना, मैं बेस्ट एग्जांपल आप देख रही हूँ। क्यों होता है ऐसा कोर्ट में कि जब पेरेंट जाके अपनी केस की लड़ाई लड़ रहा है, आप कितने भी केसेस निकाल लीजिए, आप देखेंगे पेरेंट्स को रिलीफ मिल रहा है। बट जब जब एजुकेशन डिपार्टमेंट गया ऐसे केसेस को लेने के लिए, वहां से मुंह के बल गिर कर आया। एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपको पता होगा 19 जनवरी 2016 को डबल बेंच का एक ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका है। उसको मैं छोटी सी एक लाइन पे खत्म करूं। 2000 मोटा मोटी दिल्ली में स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल, उसमें से जो ऑर्डर आया था 2019 को, उसमें साफ साफ कहा गया था स्कूल्स ऑन द DDA लैंड विद द DDA क्लॉज दे नीड टू टेक प्रायर अप्रूवल। तो आप मुझे बता दीजिए, या हमें ऐसा लगता है कोर्ट की हमें समझ कम है, जितना हमने आज तक पढ़ा उसमें ये समझा है डबल बेंच के ऑर्डर को अगर आपको चैलेंज करना है तो डबल बेंच या उससे हायर बेंच में आपको जाना पड़ेगा। ये सिंगल बेंच कैसे जजमेंट दे रही है? प्रश्न नंबर 1। यही ऐसा ही ऑर्डर 2024-25 में दे दिया था। और ये जब आप स्कूल्स की लिस्ट निकालेंगे ना, आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक बार मैं लिस्ट को खंगाल रही थी, ये हैबिचुअल ऑफेंडर स्कूल्स हैं सारे के सारे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, जस्टिस अनिल देव कमेटी की रिपोर्ट से साफ साफ आ रहा है। बट मैम, जैसे अभी तक क्या होता था कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन का कम से कम एक ओवरसाइट होता था, एक हस्तक्षेप होता था, और जिसकी वजह से 2016-17 से अभी तक ये फाइल्स जो हैं फीस हाइक की पेंडिंग पड़ी हुई थी। आपको नहीं लगता है कि कोर्ट ने अगर सीधा सीधा ये कहा है कि भाई आप रेगुलेट कर सकते लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते स्कूल्स का, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि मैम अब स्कूल के हाथ में तो पूरा का पूरा एक तरह से वो फ्री हो गए हैं कि वो सेशन की शुरुआत से पहले जितना मर्जी फीस बढ़ा लें, जिस मर्जी मद में बढ़ा लें? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए दीपक जी, इसमें मैं अभी आपने बोला कि माइक्रो मैनेजमेंट पे पहुंच गए, ऐसा नहीं है।
इस बात को हमें समझना होगा। जब एक स्कूल, जब एक जो संस्था है, चाहे वो ट्रस्ट में रजिस्टर्ड है चाहे सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, आपको पता होगा 1860 जो है 1860 के सोसाइटी एक्ट में आपको रजिस्टर करवाना, चाहे सोसाइटी में चाहे ट्रस्ट में, वो पहले एक ट्रस्ट बनाना होता है, उसके बाद आपको सरकार को प्रपोजल देना होता है। अगर मुझे लैंड चाहिए तो आप मुझे लैंड दीजिए, जो इनको कौड़ियों के भाव में मिलता है, मैं स्कूल खोलूंगा। और जब स्कूल खोलने के टाइम पे बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं। कभी आप इनके लेटर जो जो मेमोरेंडम आप उठा के पढ़ लीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एसोसिएशन के बीच में या सोसाइटी के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में हुआ है, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन वो मानने को राजी होते हैं। मैम एक चीज, या आपका इशारा मैं समझ रहा हूं मैम, एक चीज जो कोर्ट में आई आर्गुमेंट के दौरान, कोर्ट में ये कहा गया, कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि प्रॉफिटेयरिंग इस बात से ये तय नहीं होती है कि स्कूल के पास कितनी लैंड है या कितना सरप्लस है, ये उसके पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है, ये प्रॉफिटेयरिंग का ये ऐसा तो नहीं, मतलब ये इस बात से ये साबित नहीं होता है कि वो प्रॉफिटेयरिंग कर रहे हैं। अगर प्रॉफिटेयरिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फुल ऑडिट करना पड़ेगा, फिर ये साबित करना पड़ेगा कि वो मुनाफाखोरी कर रहे हैं। स्कूल के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा है, उसके पास लैंड्स हैं, उसके पास, तो वो उससे प्रॉफिटेयरिंग साबित नहीं होती है। ये ऑब्जर्वेशन था, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए वही वाली बात है, हमारे देश में मैं माननीय न्यायालय को कुछ नहीं कह रही हूँ, बट उनका जो पर्सपेक्शन है, जो उन्होंने जो डिसीजन लिया है, वो हमारा गलत है। रीजन बताती हूँ। जिस बात में आपने प्रॉफिटेयरिंग की बात की, सोसाइटी एक्ट के तहत आपको पता है कोई भी एसोसिएशन कोई भी सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, आपको पता है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी पब्लिक करनी होती है। तो स्कूलों के लिए ये वाली बात क्यों नहीं है कि वो अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक करे? यहाँ ये पब्लिक नहीं होती। फिर आपने बोला कि प्रॉफिटेरिंग, ये देखिए मॉडर्न स्कूल की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। आपका प्रॉफिटेरिंग हो सकता है, मेरे लिए 1 रुपया ज्यादा कमाना भी प्रॉफिटेरिंग हो, और आप अगर 1000 करोड़ भी कमा गए, आपके लिए वो प्रॉफिटेरिंग नहीं हो। प्रॉफिटेरिंग का एक पैमाना तो बनाइए। आप कॉमर्शियलाइजेशन कहते हैं, स्कूल कॉमर्शियलाइजेशन नहीं कर सकता। ये जितने भी स्कूल है कॉमर्शियलाइजेशन कर रहे हैं। आज आप और मैं इस बारे में डिबेट कर रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, दिल्ली में अपना कैमरा घुनवा लीजिए जरा, आपका जहां जहां कैमरा जाएगा सभी स्कूलों के स्पोर्ट्स के जो भी ग्राउंड है आउटसोर्स कर दिए गए हैं। राइट मैम, उसका पैसा स्कूल को मिल रहा है। राइट मैम। मैम एक मेरा आखिरी, जी मैं आपकी बात में, आपके मुद्दे को मैं नोट कर लिया मैम। अब मुझे आखिरी सवाल आपसे यही पूछना है कि क्या आप इस फैसले के खिलाफ, या इस फैसले में जो आपने जैसा बताया है, आपने जैसा आरोप लगाया है कि डीओई ने ही कमजोर दलीलें रखी हैं, इसके खिलाफ अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? जी देखिए दीपक जी, क्योंकि ये दिल्ली के मोटा मोटी मैंने आपको बताया 2000 स्कूल के पेरेंट्स की बात है। और एक चीज मानिए, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्या कर रही है, जो प्राइवेट स्कूल है वो पेरेंट्स से ही मोटा पैसा ले रहे हैं और हमारे ही पैसों से कोर्ट में हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ रही है पेरेंट्स के पास। अब हमें पेरेंट्स को यूनाइटेड करके हम भी ऑफकोर्स हम भी प्लान करेंगे, इसका कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे, इसको चैलेंज किया जाए। क्योंकि अपनी बात को मैं विराम देती हूँ इस बात में, अगर इसमें लगाम नहीं लगी तो ये एक तरह से ओपन ग्राउंड दे रहे हो स्कूल्स को कि आप किसी भी तरीके से पैसा ले सकते हो। एग्जाम्पल देती हूँ, आज की डेट में स्कूल्स ने 500 रुपए से 1000 रुपए एसी के नाम का चार्ज करने शुरू कर देते हैं, और वो भी 12 महीने का चार्ज करें। आप बताइए कौन से स्कूल में या आपके ऑफिस में क्या 12 महीने एसी चलता है? नहीं चलता। तो ये बात देखने वाली होगी। आप कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, और जैसे मैंने बोला डबल बेंच के अगेंस्ट सिंगल बेंच कैसे ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, हम इस बात से बिल्कुल परे जा रहा है हमारा हिसाब। तो मैम जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके नज़रिए से, लीगैलिटी के नज़रिए से आप को ये फैसला जो है, इसको आपको लगता है कि आप इसको अपनी लड़ाई इसको आगे भी लड़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो पेरेंट्स का जो समझ में आ रहा है, एक तो देखिए पेरेंट्स को ये चिंता सता रही है कि सरकार की पहले जैसी सीधी रोक अगर कमज़ोर पड़ गई तो फिर फ़ीस कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, 2016 से रुकी हुई फ़ीस बढ़ोतरी कहीं एक साथ लागू ना हो जाए 2017 से, ये भी एक बड़ी चिंता है। और जो मिडिल क्लास परिवारों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी चार्ज के नाम पर जो अतिरिक्त चार्जेस लिए जाते हैं उसका बोझ ना बढ़ जाए। और साथ ही साथ में जो फुल ऑडिट की बात कही है ना कोर्ट में, अब पेरेंट्स को ये भी चिंता सता रही है कि कैसे हम रिकॉर्ड्स खंगालेंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया, इतनी टेक्निकल प्रक्रिया फुल ऑडिट की। तो इसलिए थोड़े से मायूस हैं पेरेंट्स इसमें, और आगे लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। फिलहाल अपराजिता जी, आपने समय निकाला हमारे लिए, इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा, धन्यवाद आपका।